नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी लाल दीवारों का मकान। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। केरल पर्यटन विभाग की बस से उतरते ही मैं यहाँ चला आया, त्रिवेंद्रम की आर्ट गैलरी में। ये सितंबर की दोपहर है। गैलरी के पड़ोस में ही म्यूजियम, चिड़ियाघर और रंगशाला है, एक लंबे चौड़े पार्क के साथ साथ बसे हुए। पार्क की बेंचों पर यहाँ के नेटिव बैठे हुए हैं। टूरिस्ट बस में मेरे साथ सैर करती ये अजनबी, हम उम्र और खूबसूरत लड़कियाँ इस गैलरी में नहीं आती, तो मैं पार्क के किसी बेंच पर आराम करता या चिड़ियाघर में अपना समय गुजारता। तब ना मैं राजा रवि वर्मा के गरीबी शीर्षक इस चित्र को देखता और ना ही मुझे अन्नू के साथ बीते दिनों की स्मृतियों ने घेरा होता। अब मैं राजा रवि वर्मा के चित्रों के कक्ष में अकेला खड़ा हुआ, खूबसूरत और जीवित लड़कियों से अलग थलग, सांवली, कमज़ोर और उदास अन्नू के साथ अपना समय बिता रहा हूँ। केरल की इस बरसाती हरियाली से मीलों दूर महाराष्ट्र के एक छोटे शहर में, जहाँ ना ऐसी हरियाली है और ना ही अन्नू। वे कॉलेज के शुरुआत के दिन थे। कॉलेज से लौटते हुए शाम हो जाती। प्रयोगशाला के रसायनों की गंध और दिन भर की थकान का बोझ साथ साथ चलता रहता। फुटबॉल या बारिश के दिन नहीं होते तो अपनी शाम का कोई दिलचस्प चेहरा नहीं बन पाता। अपनी शाम को एक दिलचस्प शक्ल देने की चाहना मुझे लाल दीवारों के इस पुराने मकान के भीतर खींच लाती, जिसमें अन्नू अपने माता पिता के साथ रहती थी। मैं अक्सर अपनी शाम बूढ़े गुलमोहर के करीब बसे उस मकान के भीतर बिताता। उस घर के सामने पारसी बुढ़िया रहती थी, जिसका अन्नू की डायरी में बार बार जिक्र होता रहता। आज बरसों बाद अन्नू की उस नोटबुक के कुछ पन्नों को, जिसे मैंने चोरी से पढ़ा था, याद करने की कोशिश करता हूँ तो एक ऐसी लड़की का ख्याल आता है जिसने बहुत छोटी उम्र में इस क्रूर सत्य को जाना था कि जिस दुनिया में उसे एक लंबी उम्र गुजारनी है, वो अंतहीन यातनाओं से लबालब भरी हुई है। जहाँ एक संवेदनशील मनुष्य भयंकर यातना, अकेलेपन और बेबसी के साथ जीवित रहता है। अन्नू से पहली मुलाकात सदर की दूध डेयरी के सामने हुई थी। उस समय वो 25-26 की रही होगी और मैं 23-24 का। सर्दियों में अस्थमा के कारण बाबू डेयरी नहीं जाते, इसलिए दूध के लिए मुझे ही जाना पड़ता। डेयरी में दूध बांटने के लिए एक बूढ़ा आता था, काली और कमज़ोर देह का परेशान आदमी। मुझे आज भी डेयरी के भीतर और बाहर के डिटेल्स अच्छी तरह याद हैं। बूढ़े की गलती हुई देह पर टंगा काला और पुराना कोट, जगह जगह से फटा हुआ मैला मफलर, लालटेन की रोशनी में पैसे गिनती आंखें, चश्मे का टूटा फ्रेम, बूढ़े की चिड़चिड़ाहट, उसके पीले दांतों से बाहर आती हंसी और डेयरी के सामने से गुजरती लंबी सड़क की बूढ़ी खामोशी के किनारे खड़ा दरगाह, उसके सामने बैठे हुए भिखारी, थकी हुई वेश्याएं, सोते हुए लावारिस कुत्ते। सर्दियों की एक ऐसी ही सुबह का चेहरा याद आ रहा है। सर्दी के कारण वो बूढ़ा बोतलें जल्दी जल्दी नहीं दे पा रहा है। बीच बीच में वो किसी पर बुरी तरह चढ़ जाता है। बाहर का तापमान जितना नीचे है, उतना ही उसका तापमान चढ़ा हुआ नजर आता है। कतार में खड़े हुए कुछ शरारती लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई उस पर भद्दी गालियों की बौछार कर रहा है। लाइन में खड़े बूढ़े और बच्चे इन नटखट लड़कों का साथ दे रहे हैं। तभी नीले रंग की स्वेटर पहनी हुई लड़की ने कहा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वे इतने बूढ़े। अरे, ये मदर टेरेसा कहाँ से आ टपकी? एक लड़के ने कहा है। वहाँ उपस्थित लोगों ने जोर का ठहाका लगाया है। मैं भी हंस रहा हूँ। बाद में वही मुझे पता चलता है कि वो सरकारी लाइब्रेरी के ग्रंथपाल की इकलौती लड़की है। उसका नाम अनीता है और वो एमए के अंतिम बरस में पढ़ रही है। उस सुबह के कुछ दिनों बाद ही मैं अन्नू के यहाँ जाने लगा था। अब मैं कॉलेज और फुटबॉल के मैदान के बाहर का खाली समय लाल दीवारों के उस मकान में गुजारता। कभी गपशप, बहसों और किस्सों के बीच, कभी पुस्तकों और रिकॉर्डों के साथ, किसी दिन ताश के पत्तों के संग, किसी दिन शतरंज के मोहरों के साथ। कभी कभी ऐसा भी होता कि कुछ भी नहीं होता। मैं लंबी मेज पर पेशेंस खेलता रहता था, खिड़की से मैदान में खेलने वाले बच्चों को देखता रहता। लेकिन कभी कभी गंभीर और उबाऊ बहसों की नीरस शाम भी आती,
जिसमें बाहर आती नीरसता, गंभीरता और बोरियत मुझे कुछ दिनों तक उस घर में न जाने के लिए प्रेरित करती रहती। उन दिनों भी गंभीर और दार्शनिक प्रकृति के लोगों से मुझे कोफ्त होती थी। ऐसी किसी बंजर, बीमार और नीरस शाम का बुखार मुझे उस घर में जाने से रोकता रहता। मेरी अनुपस्थिति का यह सिलसिला अन्नू को मेरे घर खींच लाता। कॉलेज से लौटते हुए मेरे यहाँ रुक जाती वो, माँ से बतियाती, अखबार के पन्ने पलटती, गैलरी से पिछवाड़े फैली गंदी बस्ती की तरफ देखती रहती। प्रतीक्षा की ऐसी किसी घड़ी में उसने सलमा को देखा होगा। घर के पिछले हिस्से में उसका मकान था। पिता जीवित नहीं थे और माँ ईसाइयों के बंगलों में नौकरानी थी। 20-22 साल की वो लड़की सुनी रातों के गहरे अंधेरे में शहर के उजाड़ इलाकों में अपना जिस्म बेचती थी। मैंने कई बार उसे रात बिरात रिक्शे से उतरते हुए, रिक्शे पर चढ़ते हुए देखा था। किसी दिन वेश्याओं का जिक्र निकलने पर अन्नू ने कहा था, तुम्हारी बस्ती की उस लड़की को कई बार सड़कों पर देखा है। कितनी कच्ची उम्र में बेचारी इस नरक को भोग रही है। क्या तुम उस रंडी की बात कर रही हो? उसने तो पूरी बस्ती को बदनाम कर रखा है। मैं अपना वाक्य पूरा न कर सका था। आज सोचता हूँ कि उसकी गहरी संवेदनशील दुनिया में मेरा हिंसक हमला उसके लिए कितना तकलीफदेह अनुभव रहा करता होगा। मैं आज भी उसकी उन उजाड़ उदास रेगिस्तानी आंखों को याद कर सकता हूँ, जिनमें मेरे लिए दया और घृणा के बीच झूलता एक अजनबी भाव तैरता रहता था। मेरे भीतर की हिंसा के शैतानी पैरों तले अक्सर उसकी मासूम संवेदनाएं दम तोड़ती रहती। उसकी मासूम संवेदनाओं और मेरी शैतानी हरकतों की एक और सुबह याद आ रही है। मेरे शहर का रेलवे स्टेशन, उसके अंतहीन कोलाहल से बाहर निकलता फरवरी का कोई दिन, महादेव के मेले के लिए चौरागढ़ जाते हुए यात्रियों के त्रिशूल, कसैले धुएं की गंदी हवा में गूंजती उनके गानों की आवाज़ें और देशी दारू की बहती दुर्गंध। मैं और अन्नू चाचा जी को छोड़ने के लिए आए हुए हैं। वे इलाहाबाद जा रहे हैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन के निपटारे के लिए। प्लेटफॉर्म पर भिखारी बच्चे गा रहे हैं, नाच रहे हैं। एक नन्ही और काली कलूटी लड़की मुझसे भीख मांगने आती है और मैं बुरी तरह उस लड़की को ढकेलता हूँ। अन्नू उस लड़की को ज़मीन से उठा रही है। ट्रेन शुरू हो गई है। अन्नू चाचा जी को नहीं, मुझे देख रही है। उसकी उजाड़ आँखें मुझे भीतर तक खाली, खोखला और निराश करती जा रही हैं। हमेशा की तरह पर लौटने तक वो मेरी पथरीली और बंजर दुनिया को बदलने की नाकाम कोशिशें करती रहती है, लेकिन हमेशा की तरह वो पहाड़ों जैसी कठोरता से थक कर लौट जाती है अपनी गहरी संवेदना के गहरे अंधेरे में। लौटने, थकने और टूटने की अपनी इस यात्रा के साथ साथ हमारे बीच का फासला बढ़ता गया था। धीरे धीरे परीक्षा के दिन करीब आ रहे थे। अब मैं अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में गुजारता, गणित के जटिल प्रश्नों के अंधेरे गलियारों में भटकता और फिजिक्स के जादुई संसार में डूबने की असफल कोशिशें करता। बीच बीच में लाइब्रेरी में ही अन्नू से मुलाकात हो जाती। औपचारिक बातों के बाद हम अपने अपने हिस्से की खामोशी और तकलीफ़ों के साथ एक दूसरे से अलग हो जाते। वे हमारे बीच गहराती दरारों के दिन थे। हमारे बीच बढ़ते फासलों के दिनों के साथ ही वो मनहूस दिन आया था। होली के पड़ोस की एक दोपहर, मैंने लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर अन्नू के पिता के आकस्मिक निधन का समाचार सुना था। सुबह के वक्त पढ़ते हुए उनकी छाती में भयानक दर्द उठा था और दोपहर तक न दर्द रहा न वे। मैं लाइब्रेरी से सीधे अन्नू के घर गया था। जिस कमरे में कभी उनकी देह से बाहर आती आवाज़ें गूंजती थीं, वहीं उनसे बाहर आती हुई खामोशी गूंज रही थी। फूलों, अगरबत्तियों और मृत्यु की गंध में लिपटा सन्नाटा बीच बीच में चाची के रोने से पिघलता। घर की एक एक चीज़ मृत्यु के रंगहीन रंग में डूबी नजर आती। उस दिन दोपहर की ढलती घड़ियों में मैंने उस कमरे की किताबों, अलमारियों, कुर्सियों, दीवारों और तस्वीरों पर मृत्यु के पैरों के निशान देखे थे। उन निशानों का सिलसिला खोजता हुआ मैं उस कमरे में गया था जहां अन्नू अकेली बैठी हुई रो रही थी। कमरे की दहलीज से उसकी सिसकियां सुनते हुए मुझे बरबसी बचपन की एक घटना याद आई थी। उस समय मैं 10-12 बरस का रहा होऊंगा। संत माइकल स्कूल का छात्र। एक दिन बारिश से बचने के लिए मैं स्कूल के पिछवाड़े के गिरजाघर में गया था।
पहली नज़र में तो समूचा गिरजा खाली दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आखिरी बेंच से आती सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ बेंच पर बैठी एक बुढ़िया प्रार्थना करते हुए रो रही थी। उस बुढ़िया की पिघलती प्रार्थना और पीड़ा से बनी उस शाम में मुझे एक पगला सा विचार आया था कि थोड़ी देर बाद ही जीसस सूली से उतरकर बुढ़िया के करीब आएंगे और उसका दुख अपने कंधों पर अपनी सूली की तरह उठाकर वापस लौट जाएंगे। अपनी इस पगली उम्मीद के कारण मैं उल्टे पांव गिरजे की दहलीज से लौट आया था ताकि मेरी उपस्थिति से जीसस को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन उस दिन मैं अन्नू को अकेले छोड़ कैसे लौट जाता। उस वक्त मैं स्वयं जीसस बन उसकी यातना को अपने कंधों पर उठाना चाहता था। लेकिन तभी मैंने अन्नू के ये शब्द सुने थे, अम्मी मैं अकेले रहना चाहती हूँ प्लीज़। और मैं उस कमरे में लौट आया था जहाँ चाचा जी थे और नहीं थे। चाचा जी की मृत्यु के बाद भयानक गर्मियों की सूनी दोपहरें आई थीं। दोपहर में समूचा शहर झुलसता रहता। शाम उतरती तो लोग ऐसे बाहर आते जैसे सुबह होने पर पक्षी। सड़कों पर जिंदगी का दबाव और कोलाहल बढ़ता जाता। किसी किसी शाम मैं अन्नू के घर जाता, लेकिन वहाँ चाची से ही मुलाकात हो पाती। अन्नू की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वो अपना ज़्यादातर समय घर से बाहर गुजारती थी। मैं घंटों चाची से बतियाते हुए अन्नू की प्रतीक्षा करता, लेकिन बाद में थक कर घर लौट जाता। बाहर से घर लौटने की ऐसी ही किसी शाम में मैं गांधी भवन गया था, जिसमें उस वक्त यातना शीर्षक से एक प्रदर्शनी लगी थी। भवन की दीवारों पर भूख, अकाल, बाढ़, दंगों और इस तरह की अंधी हिंसा की शिकार जिंदगियों पर बने पोस्टर टंगे थे। कुछ पोस्टरों में देश की भयंकर गरीबी, कुपोषण के शिकार आबादी, पानी के अभाव में झुलसते गांव के आंकड़े थे। लंबी मेज पर इन समस्याओं पर किताबें, पत्रिकाएं, अखबारों की कतरनें रखी गई थीं। 4-5 लोग वहां आने वाले लोगों को समझाते हुए, पत्रिकाएं बेचते हुए और स्टूल पर रखी नोटबुक पर अपनी प्रतिक्रिया लिखने का आग्रह करते हुए सक्रिय थे। अन्नू उनमें से एक थी। उस रोज़ अपनी गहरी चाहना के बाद मैं उससे बातें न कर सका था। उस दिन मैं कहाँ जानता था कि वो अन्नू से मेरी अंतिम मुलाकात होगी। जून की शुरुआत में मेयो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसने अंतिम सांस ली थी। उसकी मृत्यु के बाद चाची इलाहाबाद के अपने पुश्तैनी गांव चली गई। अब उस मकान में मलेरिया की रोकथाम के लिए डिस्पेंसरी खुल चुकी है। कभी कभी बूढ़े गुलमोहर के करीब से गुजरते हुए उस घर में बीते दिनों की स्मृतियां घेर लेती हैं, और घेरता है एक प्रकार का अपराध बोध, जो उसकी गहरी संवेदनशीलता और अपनी क्रूरता की स्मृति से पैदा होता है। इस समय एक पराये शहर की आर्ट गैलरी में बैठा हुआ जब मैं उन दिनों में लौट रहा हूँ, तो मेरे भीतर लाल दीवारों के उस मकान के करीब रहने की चाहना गहरा रही है। गैलरी में खिड़की के सामने वाले चित्र के फ्रेम पर चिड़ियों की छाया फड़फड़ाई है। मैं चिड़ियों को देखने के लिए खिड़की के पास आता हूँ, लेकिन मेरे सामने चिड़िया नहीं, त्रिवेंद्रम का नीला आकाश है, जिसके नीचे गुजरते हुए लोग हैं, उनके स्वप्न हैं और उनकी स्मृतियाँ। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी लाल दीवारों का मकान। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो, शुभ हो।